आसमानी रंग मुंबई मुंबई गाड़ियों का एक पूरा काफिला चोर बाजार की तंग गलियों से निकल रहा था। उन काले रंग की 4 गाड़ियों की कतारों के बीचों बीच में आसमानी रंग की एक विंटेज कार है जो दूर से ही किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। उस खास गाड़ी में एक खास शख्स मौजूद है। काले रंग का कुर्ता और धोती पहने, कुर्ते की आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाए हुए, आंखों पर पतला सा सोने का फ्रेम का चश्मा, ये और कोई नहीं बल्कि मुंबई का बेताज बादशाह प्रताप देशमुख है। चेहरे पर तराशी हुई सफेद दाढ़ी मूंछों के साथ एक तेज सा झलक रहा है। आसपास के लोग झुककर उसे सलाम कर रहे हैं। ये रौब ही प्रताप देशमुख का साम्राज्य है। तभी अचानक गली के एक कोने पर बने मकानों की छत से गाड़ियों के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। पल भर में वहां भगदड़ सी मच गई। कई गोलियां उन कारों की शीशों पर लगी और छनाक की आवाज के साथ वे सभी शीशे टूट गए। फौरन वो पूरा काफिला रुक गया और प्रताप देशमुख के आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर उन अनजान शूटरों की तरफ गोलियां बरसाने लगे। तभी प्रताप देशमुख की गाड़ी चला रहा आदमी उसकी ओर देखते हुए बोला, भाऊ आप नीचे झुक जाओ। कुछ पलों के लिए वहां एक लंबा शूटआउट होता रहा और जब गोलियों की तड़तड़ाहट रुकी तो वहां अब कोई शूटर नहीं बचा है। लेकिन प्रताप देशमुख के सभी आदमी भी मारे जा चुके हैं। चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है और उस सन्नाटे को चीरते हुए कुछ कदमों की आवाजें प्रताप देशमुख की गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। अगले ही पल उसकी कार का दरवाजा खुला और 2 आदमियों ने उस पर गन पॉइंट रखकर उसे बाहर आने का इशारा किया। उसके बाद उस विंटेज कार से चमड़ी की कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए एक भारी भरकम कदम बाहर निकला। अगले ही पल प्रताप देशमुख उन लोगों के सामने खड़ा था। हालांकि उसके बाल और दाढ़ी मूछे सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी मजबूत पर्सनालिटी से किसी भी एंगल से वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। तभी प्रताप के सामने खड़े उन लोगों के पीछे से काले रंग का पठानी सूट पहने और कंधे पर एक बड़ा रुमाल टांगे हुए काली दाढ़ी मूछ में एक शख्स सामने आया। उसकी दाईं आंख के पास एक लंबे कट का निशान और आंखों में किसी भेड़िए सी चमक है। मुंह में पान चबाते हुए एक तरफ उसकी पीक थूककर होठों पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ वो शख्स बोला, क्या रे हलकट देशमुख, पहचाना नहीं क्या मेरे को? बुढ़ा हो गया है शायद, इसलिए ठीक से पहचान नहीं पा रहा होगा। चल मैं खुद ही बता देता है। क्या है कि तूने बहुत राज कर लिया, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। अब इधर का बादशाह राज करेगा। तेरे को मालूम यहां का बादशाह कौन? जब्बार, जब्बार पाशा। तभी जब्बार अपने हाथ में लगी घड़ी को अपने कान के पास लेकर गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तेरा टाइम खत्म और अब तेरे खत्म होने की बारी है। इस वक्त उसके चेहरे पर खूंखार और वहशी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। उसके हाव भाव से साफ नजर आ रहा है कि आज वो प्रताप का काम तमाम करके जाने वाला है। जब्बार के साथ वहां मौजूद बाकी लोगों को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि अब प्रताप देशमुख की जिंदगी बस कुछ ही देर की मेहमान रह गई है। चल रहे देशमुख, तू अपने भगवान को याद कर ले, थोड़ी देर में तो उसी के पास जाने वाला है। मेरे ज्योतिषी ने आज सुबह ही मेरे को बताया कि अभी मैं बहुत साल जिएगा। मेरा भगवान के पास जाने का टाइम अभी नहीं है, पर हाँ तेरा टाइम जरूर पूरा हो चुका है। देखना चाहता है तो देख अभी टाइम कैसे पलटी मारता है। प्रताप देशमुख बिल्कुल निडर होकर बोला। प्रताप की बात सुनकर जब्बार तिलमिलाकर बोला, साला मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तेरी अकड़ नहीं जा रही। ऐ सलीम, साले की खोपड़ी पर घोड़ा लगा। इसके मरने से पहले मेरे को इसकी आंखों में डर देखना मांगता है। डर से इसकी हलक सूखनी चाहिए। गन पॉइंट पर खड़े रहने के बावजूद प्रताप के चेहरे पर रत्ती भर भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा वो तो जब्बार के सामने बेबाकी से खड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए मुस्कुरा रहा है। क्या रे देशमुख, तेरी खोपड़ी पर बंदूक लगे लिए, तेरा गेम बजने वाला है और तू हंस रेला है। जब्बार उसको घूरते हुए बोला,
उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रताप देशमुख की आंखों में डर का नामो निशान तो दूर की बात, उल्टा भरपूर आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। वो उसी लापरवाही से जब्बार की आंखों में आंखें डालकर बोला, तेरे को शायद पता नहीं है रे जब्बार, लेकिन तूने मेरा नहीं बल्कि मैंने तेरा गेम सेट कर दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो बस कुछ सेकंड रुक कर देख। अगर यही सबके सामने अभी के अभी तेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं निकली तो मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि अपना नाम बदल देगा। प्रताप देशमुख का वो आत्मविश्वास देखकर जब्बार एक बार फिर से उस पर हंसकर बोला, पता तो तेरे को नहीं है रे देशमुख, अपन यही सिर्फ तेरा नाम ही नहीं बल्कि तेरी अक्खी जिंदगी बदल डालेगा। बहुत शौक है ना तेरे को हूल देने का? अब जा जन्म जाकर मुर्दों पर अपना पावर दिखाने का। हाँ? ये कहते हुए जब्बार ने सलीम के हाथ से रिवॉल्वर लेकर खुद प्रताप देशमुख की ओर तान दी और उंगली ट्रिगर पर कसने लगा। तभी गोली की तेज आवाज सुनाई दी और हवा की भी तेजी से वो गोली प्रताप देशमुख की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली प्रताप को लगती, एक हाथ ने उस गोली को अपने हाथ में थाम लिया। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, तेज गोलियों की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी और किसी के चिल्लाने की भी। लेकिन ये चीख प्रताप देशमुख की नहीं बल्कि जब्बार पाशा की है। जब उसके साथ खड़े लोगों ने हैरानी से देखा तो प्रताप देशमुख अभी भी निडर होकर अपनी जगह खड़ा है, जबकि उसके ठीक सामने जब्बार की रिवॉल्वर छूटकर नीचे गिर चुकी है और जिस हाथ से वो पिस्तौल को पकड़े हुए वो फायर करने जा रहा था, वो हाथ बुरी तरह से लहूलुहान है और दर्द की शिद्दत की वजह से वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे जा चुका है। उसने गुस्से और झुंझलाहट से अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। अरे देखते क्या हो बेवकूफो, ठोक दो साले को! जब्बार की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही उसके साथ खड़े बाकी लोग प्रताप देशमुख की तरफ रिवॉल्वर तानकर उसे शूट करने ही वाले थे कि तभी प्रताप के सामने से होकर एक नौजवान आंधी की तरह आगे बढ़ा और प्रताप के सामने खड़े उन गुंडों के माथे के ठीक बीचों बीच गोलियां लगी और वे दोनों वहीं ढेर हो गए। जब तक जब्बार कुछ समझ पाता तब तक उस शख्स ने आसपास की चौलों में खड़े लोगों पर अचूक निशाना लगाकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उसकी पिस्तौल से निकली सिर्फ एक एक बुलेट से ही बाकी बचे हुए 4 गुंडे भी ढेर हो गए। जब्बार ने देखा कि प्रताप देशमुख अभी भी उसके सामने निहत्था खड़ा है। वो समझ गया कि अगर उसने प्रताप को मारने का ये मौका गंवाया तो शायद उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा और फिर प्रताप बदला लेने के लिए उसे कभी नहीं छोड़ेगा। गुस्से से उस शख्स के जबड़े भींच गए और उसने आगे बढ़कर अपने सामने मरे पड़े आदमी के हाथ से रिवॉल्वर उठाकर उसकी नली सीधे जब्बार पाशा के सिर पर रख दी। पल भर में ही जब्बार का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। इससे पहले कि उस शख्स के हाथ से थमी रिवॉल्वर की गोली जब्बार के सिर के पार हो जाती, अचानक उसके पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी, अभय! और ट्रिगर पर रखी उस शख्स की उंगलियां अपने आप ही रुक गई। जब्बार ने देखा कि उसके सामने खड़े उस शख्स के पीछे से प्रताप देशमुख ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और सामने आकर उसके हाथ में पकड़ी हुई रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली और खुद जब्बार के सिर पर तान दी। प्रताप के चेहरे पर अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही लापरवाही भरे हाव भाव नजर आ रहे हैं और उसी हाव भाव से उसने एक साथ 2 गोलियां चला दी। लेकिन वो गोलियां जब्बार के सीने से आर पार होने के बजाय उसके दाएं और बाएं दोनों कंधों में जा धसी। जब्बार को ऐसा लगा जैसे जलते हुए 2 शोले उसके कंधों में घुस गए हो और उसके हलक से एक बेहद भयंकर आवाज निकली। इतनी पास से प्रताप देशमुख का निशाना चूककर सिर के बजाय कंधों में गोली लगे, ऐसा नामुमकिन था। जब्बार अपने दोनों कंधों को पकड़े हुए दर्द से तड़पता हुआ हैरानी से प्रताप को देख रहा था कि तभी वो उसके पास आकर बोला, तू क्या सोच रहा है रे? ना तो मेरा निशाना इतना कमजोर है जो चूक जाएगा और ना ही तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तेरे को इतनी आसान मौत आ जाएगी, बल्कि मैं तेरे को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। इतना कहने के बाद उसकी रिवॉल्वर से 2 गोलियां और निकली और जब्बार पाशा के दोनों घुटनों में जा लगी
और उसका पहाड़ जैसा भारी बदन किसी कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर पड़ा। देखा जब्बार, ये साला वक्त भी कितनी बेवफा चीज होती है। अभी कुछ देर पहले जब तेरा वक्त था तो तू कैसा मेरे सामने शेर की तरह दहाड़ रहा था, और अब देख वक्त पलट चुका है और अब तू मेरे सामने कैसा अपने घुटने टेक चुका है। यही तो मैं चाहता है। सच बोलूं तो तेरे को ऐसा देखकर सच में मेरे को बहुत खुशी हो रही है। चल अब ये खेल खत्म करते हैं। ये कहते हुए प्रताप ने जब्बार के माथे पर रिवॉल्वर की नली रख दी। इस वक्त जब्बार के सारे आदमी मारे जा चुके हैं और उस वक्त उसे बचाने वाला वहां कोई भी नहीं है। मौत को अपने सामने देखकर जब्बार की घिग्गी बंध गई। वो समझ गया कि प्रताप देशमुख को मौका मिल गया है और अब वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। प्रताप देशमुख ने जैसे ही उस रिवॉल्वर की ट्रिगर दबानी शुरू की, उसकी आवाज सुनकर जब्बार सिर से पैर तक पसीने पसीने हो गया। डर से उसकी जुबान उसकी तालू में चिपक गई और अभी कुछ ही मिनट पहले प्रताप को मौत की धमकी दे रहे जब्बार की आंखों में खुद ही मौत का खौफ नाचने लगा। ठीक उसी पल प्रताप देशमुख के चेहरे के हाव भाव बदले। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो उसी लापरवाही भरे लहजे से जब्बार से बोला, प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है। बोले तो अगर मैं तेरे को मार देगा तो मजा नहीं आएगा रे। अभी तेरे को ऐसे घसीट घसीट के जीने का है ताकि तेरे को देखकर कोई भी मेरे सामने खड़ा होने की जुर्रत ना कर सके। समझा क्या? बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू देशमुख। अगर जीना चाहता है तो मार दे मेरे को, वरना अगर मैं जिंदा बच गया तो आई शपथ अपन तेरे को जीना नहीं देगा। जब्बार गुस्से से और दर्द की शिद्दत से अपने जबड़े भींच कर बोला, मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे को मौत की धमकी दे रहा है। अभी तो तू मेरे सामने मौत की भीख मांगेगा। ये कहते हुए प्रताप ने 2 गोलियां उसकी दोनों बाजुओं पर चला दी और उन गोलियों के धक्कों से जब्बार वहीं पर चीखते हुए पीछे लुढ़क गया और दर्द की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर होने पर बेहोश हो गया। यह बात प्रताप देशमुख ही जानता है कि जब्बार अभी मरा नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर वहां मौजूद आम लोगों के सामने जो जब्बार पाशा के मरने का तमाशा देख रहे हैं, उनके सामने न सिर्फ प्रताप देशमुख के लिए इज्जत बढ़ जाए, बल्कि उन सब लोगों के लिए उसका डर का साम्राज्य भी कायम रहे और साथ ही सबको यह सबक मिल जाए कि प्रताप देशमुख के सामने मौत भी अपना रास्ता पलट देती है। और इसकी असली वजह है वो जाबाज लड़का अभय, जो अभेद ढाल बनकर प्रताप देशमुख के सामने खड़ा है। कुछ ही मिनटों में वहां पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। जब्बार पाशा के लहूलुहान शरीर को वहीं पड़ा छोड़कर प्रताप देशमुख वापस अपनी उसी गाड़ी में ही आकर बैठ गया। अभय ने ड्राइविंग सीट से उस आदमी को बाहर निकाला और उसकी जगह खुद बैठकर ड्राइविंग करते हुए भिंडी बाजार की उन तंग गलियों से होकर निकल गया और आसपास भीड़ जमाए हुए लोग अभी भी हैरानी से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी बातचीत की वजह है वो खौफनाक और जाबाज लड़का अभय, जिसने पलक झपकते ही अकेले दम पे मौत का रुख भी पलट दिया। आखिर कौन है अभय? लंबा पाइप पकड़कर सामने रखे हुक मुंबई के ग्रांट रोड के पास बने भिंडी बाजार के पास सड़क के एक किनारे बनी ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में लाइटें जगमगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बनी चोर बाजार की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान है जो उस चोर बाजार की बाकी दुकानों से कुछ अलग हटकर है। वैसे बाहर से भले ही उस दुकान पर लोगों की कीमती सामान गिरवी रखकर उसकी लगभग आधी कीमत पर उन्हें छोटा मोटा लोन दिया जाता है, लेकिन दुकान के अंदरूनी हिस्से में कुछ और ही धंधा चलता है। दुकान के बाहरी खस्ताहल हिस्से के बिल्कुल उलट अंदर एक शानदार ऑफिस बना हुआ है और एयर कंडीशनड ऑफिस में काले रंग का धोती कुर्ता पहने हुए और उस पर काले रंग की एक हल्की शॉल लपेटे हुए प्रताप देशमुख उर्फ भाऊ राजा महाराजा की तरह बड़े से सिंहासन पर आराम से टेक लगाए हुए और अपने हाथ में एक लंबा पाइप पकड़कर सामने रखे हुक्का को गुड़गुड़ाते हुए इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है। और उसके पीछे
अगल बगल दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड बिना किसी हाव भाव के दोनों हाथ बांधे हुए खड़े हैं। कुछ ही देर बाद चमड़े की काली जैकेट पहने हुए और हाथों में एक भूरे रंग का बैग लेकर अभय अंदर दाखिल हुआ। उस नौजवान की मजबूत पर्सनालिटी से भले ही वो एक आदमी नजर आ रहा है, लेकिन चेहरे से अभी भी वो एक 24-25 साल का एक लड़का ही है। वो लड़का दुकान के अंदर उस ऑफिस में बेधड़क घुसता चला गया और बड़ी ही लापरवाही से उस बूढ़े आदमी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और फिर अपने साथ लाए बैग को मेज पर रखकर उसकी जिप खोल दी, जिसके अंदर 500 की गड्डियां झलक रही है। और फिर अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक ही मजबूत आवाज में उसी लापरवाही से बोला, काम हो गया भाऊ। ये जब्बार के पास से वसूला गया एक खोखा है जो उसने आपका नाम खराब करके अपने नाम से लोगों से वसूला था। वो मार्केट में अपने नाम का पावर पैदा करना चाह रहे हैं। शायद वो आपसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होगा। कड़क नोटों की उन गड्डियों को देखकर भाव की आंखों में चमक और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ गई और उस मुस्कुराहट के साथ ही उसके ऊपरी जबड़े के सामने के दांतों में खाली जगह पर लगा एक सोने का दांत भी चमक उठा। बदला लेने के लिए नहीं रहा भाई, बल्कि सब पर हुकूमत करने की उसकी ये हसरत हमेशा से थी। ये मैं तभी समझ गया था जब वो मेरे गैंग में रहकर मेरे को डबल क्रॉस करके मेरी जगह आना चाहता था। उसकी नजर हमेशा से मेरी इस कुर्सी पर थी, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा लेट हो गया। इससे पहले मैं उस सांप के फन को कुचलता, वो भागकर किसी बिल में छिप गया और पूरी तैयारी के साथ आज बाहर निकला। प्रताप देशमुख सख्त हाव भाव के साथ अपने जबड़े भींच कर बोला, और आपको उसका प्लान पहले से कैसे पता चल गया? आपको पहले से मालूम था क्या कि आज वो आप पर हमला करेगा? हाँ बिल्कुल, पर मेरे को यह नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा तैयारी करके आएगा। या मैं थोड़ा सा चूक ना गया होता तो मेरे इतने आदमियों की जान न जाती। इसलिए मैं तुझे अपनी गाड़ी में नहीं ले गया, ताकि मैं वक्त आने पर तेरे को अपने तुरुप के इक्के की तरह सामने ला सकूं। पर अगर तू थोड़ा सा भी लेट आता तो तेरे भाव की खोपड़ी में 9 mm का छेद हो गया होता। देशमुख हंसते हुए बोला, उससे पहले मैं जब्बार की खोपड़ी में ढेरों खिड़कियां खोल देता। अगर उस टाइम आपने मेरे को रोका ना होता तो मैं उसके पूरे बदन को छलनी बना देता। आप तक पहुंचने वाली हर गोली मेरे शरीर से होकर ही आप तक पहुंचेगी। अभय सख्त आवाज से बोला, शाबाश अभय, तू मेरा असली शेर है। प्रताप देशमुख मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करते हुए बोला, बहू वो मैंने आपसे बोला था ना कि आपके दुश्मन जब्बार को उड़ाने के बाद मैं वो कुछ वक्त के लिए। इससे पहले कि अभय अपनी बात पूरी कर पाता, भाव बीच में ही बोल पड़ा, छुट्टी के लिए ना। अभय थोड़ा सहज होते हुए बोला, हाँ भाऊ, वो मेरे को कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए इस माहौल से कहीं दूर जाना चाहता है। ये सुनते ही भाव बोला, तो मैं कब रोका तेरे को? भाव की बात सुनते ही अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू भाव। भाव भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। भाव के पैर छूकर अभय जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसे रोकते हुए भाव बोला, अभय सुन। अभय मुड़ते ही बोला, हाँ भाव। भाव ने मेज की दराज से एक फाइल निकालकर अभय के सामने रखते हुए बोला, तू छुट्टी पर तो जरूर जाना, लेकिन उससे पहले बस ये एक और आखिरी काम करके जा। वो फाइल देखकर अभय के हाव भाव बदल गए और वो अपनी भवें सिकोड़कर धीरे से बोला, एक और काम? अभय की आंखों में झुंझलाहट साफ नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वो शांत रहकर ही बोला, लेकिन भाऊ मैंने कहा था ना कि इस महीने ये मेरा आखिरी काम होगा, फिर मैं इस पूरे महीने दूसरा कोई काम नहीं करेगा, और आपने भी इसका वादा किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। तू उसकी फिक्र बिल्कुल मत कर, बस एक काम करते, उसके बाद तू आराम से बेबाक जाकर आराम से छुट्टियां मना। तेरा हॉलिडे पैकेज भी मैं खुद अरेंज करके तुझको देगा।
बस एक आखिरी और छोटा सा काम कर दे अभय। अभय बचपन से ही अनाथ था और इस दुनिया में प्रताप देशमुख के अलावा उसका और कोई नहीं था, इसलिए वो उसकी बात कभी भी काट नहीं सकता है। उसने अपने सामने पड़ी हुई वो फाइल उठाकर देखा तो उसमें एक बेहद दिलकश लड़की की फोटो और उसकी शादी के स्वयंवर के एक ग्रैंड इवेंट का एडवर्टाइजमेंट की मैगजीन कटिंग और साथ ही उस इवेंट में जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड मौजूद है। उस मासूम सी लड़की की फोटो देखकर अभय बोला, इसका इसका क्या करना है? धमकी या फिर किडनैपिंग? अभय के सवाल पर प्रताप देशमुख मुस्कुराकर बोला, शादी। व्हाट? शादी? भाऊ आप मजाक कर रहे? अभय की बात सुनते ही भाव के चेहरे से मुस्कान अचानक ही गायब हो गई और उसने गंभीर होते हुए कहा, मैं काम के मामले में कभी मजाक नहीं करता अभय। अभय ने यह सुनते ही कहा, सॉरी भाऊ, मेरा वो मतलब नहीं था। भाव ने फिर अभय को समझाते हुए कहा, यह फोटो फेमस बिजनेस टाइकून धनराज मल्होत्रा की भतीजी नताशा ओबरॉय की है। उस कटिंग को ध्यान से देख, वो अपनी मुंह बोली भतीजी की शादी के लिए स्वयंवर करवा रहा है और जो भी उससे शादी करेगा मल्होत्रा की सारी प्रॉपर्टी एक चुटकी में उसकी होगी। अभय ने भाव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन भाऊ। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, भाव ने गुस्से से अभय की ओर देखते हुए कहा, बस शादी कर ले इससे। अभय ने कुछ पल उस लड़की की फोटो अपने हाथों में लेकर देखी और फिर उसी कंफ्यूजन के साथ बोला, लेकिन भाऊ, अगर उसे किडनैप करने की बात होती तो समझ में आता, लेकिन ये स्वयंवर वाली बात तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात कि मुझे इस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर प्रताप देशमुख लापरवाही से बोला, चिंता मत कर, पहले मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, उसके बाद मैं तेरे को सब कुछ डिटेल में समझा देगा। लेकिन अभय के हाव भाव देखकर लग रहा है कि जैसे वो अभी भी देशमुख की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ है और फिर उसने आगे पूछा, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानकर वहां चला भी जाता हूं और उस स्वयंवर में शामिल भी हो जाता हूं, लेकिन अपने का है कि वो एक अरबपति आदमी की भतीजी है और जाहिर है कि उसकी शादी के स्वयंवर में सभी करोड़पति अरबपति आदमी चाहेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो उन सभी को छोड़कर मुझे चुनेगी? मेरा मतलब है कि ना तो मैं उस लड़की को जानता हूं और ना ही वो लड़की मेरे बारे में कुछ जानती है, तो फिर वो मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है? आमतौर पर अभय को जो भी काम मिलता है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी वो बस उसी से मतलब रखता था। कभी भी किसी काम को हाथ में लेने से पहले उसके बारे में डिटेल में कभी नहीं पूछता था, लेकिन आज उसके मन में कई सवाल है। आज उसके इतने सवालों को देखकर प्रताप देशमुख चालाकी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर कुछ रुककर बोला, उसकी तू बिल्कुल फिक्र मत कर, वो लड़की तेरे से शादी करने के लिए जरूर हाँ करेगी। लेकिन भाऊ, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? अभय ने फिर से वही सवाल दोहराया। देशमुख ने अपनी मेज की दराज से लकड़ी का एक छोटा सा मगर बेहद पुराना सा बक्सा निकाला। महोगनी लकड़ी से बने उस बक्से के ऊपर उकेरी गई काश्तकारी को देखकर लग रहा है कि वो छोटा सा बॉक्स शायद राजा महाराजाओं के वक्त का रहा होगा। प्रताप देशमुख ने बहुत संभाल कर उस बॉक्स को खोला और उसमें से उस बॉक्स से भी कई गुना पुराना एक लॉकेट निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर देखने के बाद उसे अभय के हवाले कर दिया। अभय को वो लॉकेट वाकई बेहद अजीब सा लगा और सबसे अजीब है उसमें लगा हुआ चमकीले लाल रंग का रूबी पत्थर जो कि दरअसल टूटा हुआ है। प्रताप देशमुख ने उस टूटे पत्थर वाले लॉकेट को देखकर अभय के पिछले सवालों का जवाब देने के बजाय उसके मन में और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले कि अभय कुछ पूछता, प्रताप देशमुख अपनी भारी भरकम आवाज से बोला, मैंने तेरे को अभी जो काम दिया है पहले उसे पूरा कर। वो लड़की तेरे से जरूर शादी करने के लिए हाँ बोलेगी। उससे शादी करके इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर।
फिर मैं तुझे बाकी सारी बातें पूरी डिटेल में बता देगा। अभय ने उस लॉकेट पर एक नजर डाली और फिर दोनों ही अपनी पॉकेट में डालकर बोला, ठीक है भाऊ, सिर्फ आपके लिए मैं ये एक और आखिरी काम पूरा कर लेते हैं। अब बता दो वहां कब जाना है। वो फंक्शन इसी आने वाले रविवार को है। तेरे वहां जाने का सारा बंदोबस्त हो जाएगा। अभय ने धीरे से सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर उठकर हमेशा की तरह प्रताप देशमुख के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेकर वहां से निकल गया। और उसे जाते हुए देखकर प्रताप देशमुख के चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कान आ गई। रविवार को शाम 7 बजे रिपोर्टर्स का पूरा हुजूम उस लेटेस्ट और यूनिक इवेंट को कवर करने के लिए उमड़ पड़ा था। चारों तरफ एक जश्न का सा माहौल दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के एक ग्रैंड पैलेस में आतिशबाजी से पूरा माहौल रोशन हो रहा है। पूरा पैलेस जाने माने बिजनेस वर्ल्ड और कई राजघरानों के मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में हर एक की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि नताशा ओबरॉय अपना वर्ग किसे चुनेगी। एक तेज तर्रार फीमेल रिपोर्टर माइक पकड़े हुए कैमरा पर उस शाही फंक्शन की लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। जैसलमेर के इस शाही पैलेस को नताशा ओबरॉय के स्वयंवर के लिए चुना गया है। रॉयल फार्मास्यूटिकल्स नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन धनराज ने अपनी भतीजी नताशा की शादी के स्वयंवर का अनाउंसमेंट करके सभी को चौंका दिया है। सारा मीडिया इस बड़ी खबर को कवर करने के लिए पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जैसलमेर के उस पैलेस के बाहर महंगी महंगी लग्जरी कार्स की लाइनें लगी हुई है और उनमें से कुछ तो लिमिटेड एडिशन भी है। जाहिर सी बात है कि वहां आए हुए सभी मेहमान नताशा को अपनी रईसी दिखाकर इंप्रेस करके उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर क्या हुआ है?